1962 का समय था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। अफवाहें फैल रही थीं कि सोवियत जल्द ही एटॉमिक बॉम्ब गिराने वाले हैं और इस खबर से अमेरिकन नागरिकों में दहशत फैल गई थी। लोग अपने घरों के पीछे बॉम्ब शेल्टर्स बनवाने लगे। डॉ कैल्विन भी अपने बंकर पर और ज्यादा मेहनत करने लगे और उसमें इतना सामान भर दिया कि कई सालों तक आराम से जिंदा रहा जा सके। एक दिन कैल्विन और उनकी प्रेग्नेंट पत्नी हेलन ने अपने घर पर पार्टी रखी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी टीवी पर प्रेसिडेंट कैनेडी का प्रसारण आने लगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका सोवियत यूनियन के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन की योजना बना रहा है। डिटेल्स तो नहीं दी गईं, लेकिन कैल्विन डर गए और सोचने लगे कि युद्ध अब शुरू होने वाला है। घबराकर उन्होंने सारे मेहमानों को घर से निकाल दिया और पत्नी को खींचकर बंकर में ले आए। कुछ ही देर बाद एक एयरक्राफ्ट शहर के ऊपर उड़ रहा था कि अचानक उसमें मैकेनिकल फेलियर हो गया और जहाज सीधे कैल्विन के घर पर जा गिरा। पूरा घर नष्ट हो गया। बंकर के अंदर बैठे कैल्विन ने जबरदस्त आवाज और जमीन का हिलना महसूस किया और तुरंत मान लिया कि युद्ध शुरू हो गया है। उन्होंने बंकर का दरवाजा सील कर दिया और हेलन को समझाया कि अब यह दरवाजा हाथ से नहीं खुल सकता। ये अपने आप 35 साल बाद खुलेगा, जब वातावरण न्यूक्लियर पार्टिकल्स से सामान्य हो जाएगा। बाहर अधिकारी मलबा देखने पहुंचे, लेकिन उन्हें कोई जिंदा सबूत नहीं मिला। इसलिए उन्होंने मान लिया कि कैल्विन और हेलन घटना में मारे गए हैं। दिन बीतने लगे। कैल्विन को तो बंकर अपना घर लगने लगा, लेकिन हेलन को वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर एक दिन उसका पानी टूट गया और कैल्विन की मदद से उसने एक बेटे को जन्म दिया, एडम। सालों के गुजरते गुजरते एडम एक होशियार बच्चा बन गया। कैल्विन ने उसे स्कूल के सारे सब्जेक्ट्स, बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन बोलना, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट तक समझाना सिखा दिया। वहीं हेलन ने उसे घर के काम और डांस करना सिखाया। कैल्विन ने अपनी बेसबॉल कार्ड्स कलेक्शन भी एडम को दी और खेलों के बारे में बताया, लेकिन भीड़ की कल्पना करना एडम के लिए मुश्किल था। माता पिता ने एडम को अच्छे संस्कार दिए और कभी गाली गलौज नहीं की। इसी वजह से एडम बहुत मासूम और सुसंस्कारी बच्चा बना। परिवार ने अपनी जिंदगी को एक रूटीन में ढाल लिया। वो प्रिटेंड शॉपिंग करते, पानी के टैंक में फेक फिशिंग करते, पौधे उगाते, एडम के लिए नया कमरा बनाते और लाउंज एरिया में किताबें पढ़ते, गेम्स खेलते और रिलैक्स करते। यानी बंकर के अंदर उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी, जहां एडम अपने माता पिता के साथ सुरक्षित और खुशहाल बड़ा हो रहा था। उधर बंकर के ऊपर की जमीन, जहां कभी कैल्विन और हेलन का घर हुआ करता था, वो धीरे धीरे पूरी तरह बदल गई थी। सालों में उस जमीन को कई बार बेचा गया और हर बार वहां नया बिजनेस खड़ा हो गया। कैल्विन का परिवार वक्त के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में जीता रहा। 1995 तक एडम 33 साल का हो चुका था। उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने अपने हाथों से बनाए हुए गिफ्ट्स उसे दिए। मोमबत्तियां बुझाते समय एडम ने मन ही मन यही दुआ की कि काश उसे अपनी परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिले। तभी हेलन ने जिक्र किया कि अब सिर्फ 2 साल बचे हैं जब बंकर का दरवाजा अपने आप खुलेगा। कैल्विन कहता है कि जब वो दिन आएगा तो उसे इस जगह की कमी जरूर खलेगी। ये सुनकर हेलन गुस्से में दूसरे कमरे में चली जाती है और चिल्लाकर अपनी सारी भड़ास निकालती है। आखिरकार 1997 आता है। पूरे 35 साल पूरे हो जाते हैं और जैसा कैल्विन ने कहा था, बंकर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। तीनों बेहद उत्साहित होते हैं कि अब वो बाहर की दुनिया देख पाएंगे, लेकिन कैल्विन उन्हें रोकता है और कहता है कि पहले वो खुद बाहर जाकर चेक करेगा। रेडिएशन सूट पहनकर जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तो उसे ऊपर की जगह एक टूटी फूटी इमारत दिखती है, जहां नशे में धुत भिखारी रहते हैं। उनमें से मिलकर नाम का आदमी जैसे ही देखता है कि जमीन से कोई चमकता हुआ इंसान निकल रहा है, डर के मारे बेहोश हो जाता है। कैल्विन बिल्डिंग से बाहर निकलता है और शॉक में आ जाता है। चारों तरफ अजीब सी दुनिया थी। दीवारों पर भद्दा ग्राफिटी, सड़कों पर लोग खुलेआम गन से खेल रहे थे जैसे वो खिलौने हों। एडल्ट स्टोर्स में गंदी और अजीब चीजें बिक रही थीं। लोग अजीब कपड़े पहने हुए थे और उनकी भाषा भी कैल्विन को समझ नहीं आती थी। ये सब देखकर वो डर जाता है और भागते हुए वापस बंकर लौट आता है। वहां पहुंचकर वो अपनी फैमिली को बताता है कि हाँ, हवा तो सांस लेने लायक है, लेकिन ऊपर की दुनिया अब भी पोस्ट अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड जैसी लग रही है। उसकी ये बातें सुनकर हेलन टूट जाती है। वो कैल्विन से लड़ने लगती है और कहती है कि अब बहुत हो गया, एडम को असली दुनिया से जुड़ने का हक है। बहस बढ़ती है और तभी अचानक कैल्विन को हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब हालत गंभीर थी। सप्लाई लगभग खत्म हो रही थी और कैल्विन बीमार था। ऐसे में हेलन एक बड़ा फैसला लेती है। वो एडम को बाहर भेजती है ताकि आने वाले सालों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सके। वो उसे पैसे और लंबी शॉपिंग लिस्ट देती है और कहती है कि शहर में हॉलिडे इन होटल में रुकना और ध्यान रखना कि अगर कोई लड़की मिले तो वो म्यूटेटेड ना हो। कैल्विन भी एडम को चेतावनी देता है कि बाहर जो एडल्ट वीडियो स्टोर है उसमें बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसमें रेडिएशन है। एडम पहली बार अपनी जिंदगी में बंकर से बाहर निकलता है। ऊपर पहुंचते ही उसे मेलकर मिलता है, जिसने उस जगह पर एक छोटा मंदिर बना रखा था और कैल्विन की फैमिली को पवित्र आत्माएं मानकर पूजा करता था। एडम जब पहली बार खुले आसमान, बड़ी इमारतें, हरे भरे पेड़ और इतने सारे लोगों को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो हर किसी को देखकर मासूमियत से हेलो बोलता है, लेकिन लोग उसे अजीब समझते हैं। अत्यधिक एक्साइटमेंट में वो एक काली महिला को देखकर ऐसा शब्द बोल देता है जो स्लर था। उसका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी महिला उसे घूरने लगती है। जब वो एडल्ट वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है
तो अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को चेतावनी देता है कि यहाँ रेडिएशन है। फिर वो एक बस में चढ़ता है। पहली बार चलती मशीन का एहसास होते ही वो डर से कांप उठता है और बस में बैठे लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पुराने और अजीब शब्दों को कोई समझ ही नहीं पाता। सब उसे पागल समझने लगते हैं। आखिरकार एडम एक ग्रोसरी स्टोर पहुंचता है और लिस्ट में लिखी सारी चीजें उठाने लगता है। वहां का बचर उससे कहता है कि अगर उसे बड़ा ऑर्डर चाहिए तो सामान उसके घर पर डिलीवर करवा सकता है। ये सुनते ही एडम घबरा जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे तो अपने घर यानी बंकर का रास्ता ही नहीं पता। पैनिक में वो स्टोर से भागता है और पूरा दिन अलग अलग बसों में बैठकर बंकर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। एडम शहर में भटकते भटकते अब पैसों से भी लगभग खाली हो चुका था और उसके पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, अपने पिता की बेसबॉल कार्ड्स कलेक्शन। वो एक हॉबी शॉप में जाता है और अपनी सारी कार्ड्स वहां बेचने की कोशिश करता है। दुकान का मालिक तुरंत पहचान लेता है कि ये कार्ड्स बेहद रेयर और एंटीक हैं, जिनकी असली कीमत लाखों में है। लेकिन लालच में आकर वो एडम को धोखा देने की कोशिश करता है और कहता है कि वह ये सारे कार्ड्स पूरे पैक में सिर्फ 4,000 से $6,000 प्रति कार्ड है। ईव अपने बॉस को जोर जोर से बेइज्जत करती है और गुस्से में वहीं नौकरी छोड़ देती है। एडम उसकी ईमानदारी और हिम्मत देखकर बेहद इंप्रेस हो जाता है और पहली बार उसे किसी के लिए क्रश जैसा महसूस होता है। दुकान से बाहर आने के बाद एडम ईव से कहता है कि वो उसे हॉलिडे इन तक पहुंचा दे। शुरू में ईव मना कर देती है, लेकिन जब एडम उसकी मदद के बदले 2 बेसबॉल कार्ड्स देने की बात करता है तो ईव तुरंत मान जाती है। कार में सफर के दौरान एडम सिर्फ पुराने गाने ही सुनना चुनता है, जिसे ईव बेहद अजीब समझती है। होटल पहुंचने पर ईव बिना कुछ बोले चली जाती है, जबकि एडम अपने कमरे में पहुंचकर 18वीं मंजिल की खिड़की से बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। पहली बार वो इतनी ऊंचाई से शहर को देख रहा होता है। फिर वो बड़े मजे से कलर टीवी देखता है और अगली सुबह बहुत जल्दी उठकर अपनी जिंदगी का पहला सनराइज देखता है। अगले दिन ईव अपराध बोध में कार्ड्स लौटाने होटल आती है, लेकिन एडम उसे रोक लेता है और ऑफर देता है कि अगर चाहे तो उसकी असिस्टेंट बनकर उसकी मदद कर सकती है सारा सामान इकट्ठा करने में। ईव मान जाती है और दोनों मिलकर इतने सामान की शॉपिंग करते हैं कि अगले 2 साल तक बंकर में आराम से गुजारा हो सके। यहाँ तक कि एडम ट्रक भी हायर कर लेता है। शॉपिंग के दौरान वो ईव को बताता है कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा है उसे अपनी वाइफ ढूंढनी है। इसके बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है, जहाँ उसका रूममेट ट्रॉय रहता है, जो तुरंत नोटिस कर लेता है कि एडम हर चीज को हैरानी से देख रहा है, खासकर आधुनिक तकनीक। और जब एडम से सवाल पूछे जाते हैं तो वो झूठ बोलता है कि वो अलास्का से आया है। उधर बंकर में हेलन की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद एलिवेटर से बाहर झांक लेती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही मेलकर और उसके दोस्त उसे अजीब नजरों से घूरते हैं, जिससे डरकर वो वापस अंदर चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को एक नया फैशन मेकओवर देता है और नए कपड़े व स्टाइल से एडम पहले से भी ज्यादा हैंडसम लगने लगता है। कुछ ही दिनों में ईव और ट्रॉय उसे मॉडर्न दुनिया के ढेर सारे अनुभव कराते हैं। वो पहली बार मॉडर्न म्यूजिक पर डांस करता है, स्केटबोर्डिंग करता है, पहली बार ओशन देखता है और उत्साह में पानी में कूद भी जाता है। फिर एक बेसबॉल गेम देखने जाता है और समझ पाता है कि उसके पिता को ये खेल इतना क्यों पसंद था। एक दिन बारिश में भीगते हुए उसे लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, और जब ईव उसे देखती है तो एडम उसे कसकर गले लगाकर कहता है, मेरे पापा इसे चमत्कार कहते। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक ओल्ड स्कूल स्विंग क्लब ले जाते हैं ताकि वो वहां अपनी भावी पत्नी ढूंढ सके, और उसे यही सलाह देते हैं कि बस खुद बने रहो। क्लब में जैसे ही एडम अंदर आता है, वहां मौजूद औरतें उसकी मासूमियत, मीठी पर्सनैलिटी, अच्छे संस्कार और हैंडसम लुक्स देखकर उसकी तरफ खिंच जाती हैं और लड़कियां आपस में उसे इंप्रेस करने की कोशिश करने लगती हैं। तभी ईव की एक प्रतिद्वंद्वी तेजी से एडम का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और दोनों बातें करने लगते हैं। ये देखकर ईव के अंदर जलन की आग भड़क उठती है और वह एडम को साइड में ले जाकर गुस्से में कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में किसी मीठी और अच्छी लड़की की जरूरत है, कोई सस्ती औरत नहीं। इसके बाद एडम एक और लड़की को डांस के लिए पूछता है और जब दोनों डांस फ्लोर पर उतरते हैं तो एडम के जबरदस्त डांसिंग स्किल्स देखकर पूरा क्लब दंग रह जाता है और उनकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस हो जाता है। ईव अपनी जलन छुपाने की कोशिश करती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है, लेकिन उसका एक्स एडम का मजाक उड़ाता है और ताने मारते हुए उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। तब एडम के पिता की सिखाई हुई बॉक्सिंग काम आती है और वो चुटकियों में अपने मूव से उसे डराकर भगा देता है। लगातार चल रहे ड्रामे से तंग आकर ईव गुस्से में क्लब छोड़ देती है और अकेली घर लौट जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रॉय घर पहुंचता है और ईव को बताता है कि एडम उस राइवल लड़की के साथ क्लब से निकला है। ये सुनते ही ईव को एहसास होता है कि उसे सचमुच एडम से प्यार हो चुका है और घबराकर वो तुरंत कार में बैठती है उसे ढूंढने के लिए। जैसे ही ईव गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है, अचानक कोई खिड़की पर दस्तक देता है और वो चौंक कर डर के मारे नीचे गिर जाती है, लेकिन दरअसल वो एडम ही होता है। एडम उसे उठाता है, उसके छोटे से जख्म पर मरहम लगाता है और समझाता है कि उसने बाकी सारी लड़कियों को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसका मन हर वक्त सिर्फ ईव के बारे में सोचता रहा। वहीं एडम अपना दिल खोलकर ईव से अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों आखिरकार एक दूसरे को किस करके सच्चे दिल से करीब आते हैं। अब जब वो एक हो चुके हैं तो एडम फैसला करता है कि ईव को पूरी सच्चाई बता दे और बताता है कि उसका परिवार कहाँ रहता है, कैसे वो 35 सालों से बंकर में छिपे हैं और यहाँ तक कि वो ईव से शादी करना चाहता है ताकि उसके साथ बंकर में जिंदगी गुजार सके। लेकिन ईव को यह सब सुनकर लगता है कि एडम पागल है और उसने अब तक अपनी हालत छुपा रखी थी, इसलिए वो तुरंत एडम को
घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर घुमाने ले जाता है और उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। तभी ड्राइव करते हुए एडम उसी पुराने एडल्ट वीडियो स्टोर के पास पहुंचता है और रोड को फॉलो करता है, जिसके बाद उसे आखिरकार वो बिल्डिंग मिलती है जो उसके बंकर के ऊपर थी। वहां अब मेलकर और उसके दोस्त एक पूरा रिलीजन बना चुके थे, जहां लिफ्ट को पवित्र मानकर पूजा की जाती थी। खुश होकर एडम तुरंत ईव के पास ये खुशखबरी देने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि ईव ने 2 मनोचिकित्सक बुलाए हैं। एडम पहले सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन मौका पाकर भाग निकलता है। एक डॉक्टर उसके पीछे दौड़ता है और दूसरा पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर ईव उसे रोक देती है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने एडम के साथ बहुत गलत किया है। तभी एडम वापस ईव के पास आता है और उसे अपने होटल की चाबी पकड़ा देता है। कहता है कि वो कार्ड्स बेचकर बिल चुका सकती है और फिर अपने किराए के ट्रक में बैठकर निकल जाता है, लेकिन गलती से डॉक्टर की कार टक्कर मार देता है। बाद में ईव और ट्रॉय होटल रूम पहुंचते हैं, जहां उन्हें ढेर सारी पुरानी 60 की चीजें और साथ ही कैल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, जिनकी अब करोड़ों की वैल्यू है। ये देखकर ईव और ट्रॉय को समझ आता है कि एडम सच बोल रहा था। उधर एडम आखिरकार अपने बंकर लौटता है और 2 हफ्ते बाद अपने माता पिता को गले लगाकर बताता है कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है और ढेर सारा सामान भी साथ लाया है, जिसे मेलकर और उसके दोस्त मिलकर बंकर में लौट कर रहे होते हैं। इधर ईव परेशान रहती है कि एडम कहाँ है, और जब ट्रॉय उसे उसी एडल्ट वीडियो स्टोर में ले जाता है तो दोनों वहां जमीन पर पैर पटक पटक कर शोर मचाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद बंकर तक पहुंचने का रास्ता वहीं से खुले। स्पष्ट है कि ईव और ट्रॉय को वहां कुछ नहीं मिलता और वो मायूस होकर बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर एडम पर पड़ती है, जो पास वाली बिल्डिंग में जाने ही वाला होता है। ईव तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचती है, उसे गले लगाकर किस करती है और अपने दिल की सच्चाई जाहिर कर देती है। एडम खुशी से झूम उठता है और ईव को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। जब ईव हेलन और कैल्विन से मिलती है तो पहली ही मुलाकात में वो दोनों उसे पसंद कर लेते हैं और सब मिलकर साथ में डिनर करते हैं। इसी डिनर के दौरान कैल्विन एडम को बर्ड्स एंड बीड्स वाली खास टॉक देता है, जो उसके लिए थोड़ा अजीब लेकिन प्यारा पल होता है। लेकिन किसी नई जिंदगी के बड़े प्लान बनाने से पहले एडम अपने पेरेंट्स से कहता है कि उन्हें 2 महीने इंतजार करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में एडम और ईव कैल्विन के पुराने स्टॉक्स बेचते हैं और उस पैसे से एक नया घर बनवाते हैं। इस घर को बिल्कुल एडम के पुराने घर जैसा डिजाइन किया जाता है ताकि उसके पेरेंट्स धीरे धीरे नए वर्ल्ड में एडजस्ट हो सकें। मेलकर भी इस काम में मदद करता है क्योंकि अब उसने शराब छोड़ दी है और अपनी जिंदगी को क्लीन कर लिया है। आखिरकार सब तैयार हो जाता है और एडम अपने पेरेंट्स को उस नए घर में ले आता है। डिनर की तैयारी के दौरान ईव और हेलन किचन में हंसी मजाक करते हुए साथ काम कर रही होती हैं, जबकि एडम अपने पिता कैल्विन को सच्चाई बताता है कि असल में कभी कोई एटॉमिक वॉर हुआ ही नहीं था। बम नहीं बल्कि एक हवाई जहाज उनके घर पर क्रैश हुआ था और अब तो सोवियत यूनियन भी ढह चुका है। लेकिन कैल्विन ये सब मानने से साफ इनकार कर देता है और जस्ट इन केस फिर से नया बंकर बनाने के प्लान्स बनाने लगता है। और यही कहानी एक हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांस के साथ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिस न करें। देखने के लिए शुक्रिया।